Assalamualaikum. I'm Seema Riaz and you're watching the Imaging Academy. Don't forget to like and subscribe. Let's get started. आज मैं आपको लाइन फोकस प्रिंसिपल के बारे में बताने वाली हूँ। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या चीज़ है? जैसे कि आपको पता है कि हम हाई स्पेशल रेजोल्यूशन या हाई इमेज रेजोल्यूशन मेंटेन करना चाहते हैं। इमेज रेजोल्यूशन हमारी हाई होगी तो हम इजीली स्मॉल डिटेल्स को भी और डिफ्रेंशिएशन इजीली हम उसकी कर सकेंगे। रेजोल्यूशन हमारी फेवरेबल होती है, हमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए होती है। अब हाई रेजोल्यूशन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक तरीका हमारे पास है यूजिंग स्मॉल फोकल स्पॉट। अगर हम स्मॉल फोकल स्पॉट को सेलेक्ट करते हैं तो हम स्मॉल फोकल स्पॉट की वजह से इमेज रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज सोचें, पहले तो स्टेशनरी एनोड की बात करते हैं। स्टेशनरी एनोड की अगर हम बात करें तो वहां पे स्टेशनरी एनोड पे स्टेशनरी टारगेट था और ये उसका फोकल स्पॉट था। एक तो उसका कंप्लीट जो ओवरऑल एरिया था वो भी कम था, सरफेस एरिया। स्पेशल रेजोल्यूशन में ये स्पेसिफिक पॉइंट हम फोकल स्पॉट इसको कहते हैं। तो जब हम स्मॉल फोकल स्पॉट को यूज करते थे, स्मॉल फोकल स्पॉट स्मॉल रीजन था, ये स्मॉल एरिया पे सेंटर पे जब कंटिन्यूअसली हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी और स्ट्राइक करेगी तो वो जल्दी हीट अप हो जाएगा, लेकिन हमें स्पेशल रेजोल्यूशन तो मिलेगा। लेकिन हमारे एनोड की टारगेट को या सपोज एनोड की बात करें, एनोड डैमेज होगा हीट की वजह से, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका एरिया कम होने की वजह से हीट मैनेजमेंट, हीट डिसिपेशन प्रॉपर नहीं होती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, स्टेशनरी एनोड के इस हीट डैमेज की वजह से उसको कन्वर्ट किया गया रोटेटिंग एनोड में। जब डिजाइनर्स ने, एक्स-रे ट्यूब डिजाइनर्स ने एक्स-रे ट्यूब एनोड को डिजाइन कर रहे थे, रोटेटिंग एनोड को, तो उन्होंने ये रोटेटिंग एनोड को बिल्कुल ऐसे एक प्लेट, एक फ्लैट, अगर हम पैनल की बात कर रहे हैं, इसको ऐसा नहीं बनाया, एक फ्लैट, एक ऐसा सरफेस नहीं बनाया, क्योंकि ये भी तो रोटेटिंग है ना, रोटेट हो रहा है। लेकिन नहीं, इन्होंने इसको एक एंगल दिया। एंगल कहाँ पे? इनकी पेरिफेरीज पे, इस रीजन पे, इस रीजन पे, इनकी पेरिफेरी पे इसको एक एरिया, एक एंगल दिया। अगर आप एक प्लेट को देख लें तो एक प्लेट ऐसे नीचे से एक फ्लैट एरिया होता है और उसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे तिरछा हुआ होता है, एक एंगल उसमें आया हुआ होता है। वो एंगल यहाँ पे काम कर गया और उस एंगल को हमने लाइन फोकस प्रिंसिपल कहा। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्यों इसको कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एंगल करने की वजह से काफी बड़ा फायदा होगा। एंगल करने की वजह से ये जो हमारे पास एनोड तो रोटेटिंग हो गया, सरफेस एरिया भी हमारे पास बड़ा हो गया, लेकिन बात क्या आई? रेजोल्यूशन की। हमें चाहिए था हाई रेजोल्यूशन, और हाई रेजोल्यूशन तो स्मॉल फोकल स्पॉट पे मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा कर लें कि जिसकी वजह से सरफेस एरिया भी यही वाला मेंटेन हो जाए, लेकिन हमें इमेज रेजोल्यूशन भी अच्छी मिल जाए। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनोड को एंगल दे दिया, एनोड की पेरिफेरी पे एक एंगल बनाया। अगर हम इसको इस तरीके से इधर ले लेना तो ये बिल्कुल ऐसे साइडों पे इसकी पेरिफेरी आती है। हम एक साइड इसको देख रहे हैं तो ये इसकी पेरिफेरी आती है और इसको ऐसे उन्होंने बेवल्ड शेप बना दिया। इसके बेवल्ड शेप होने का फायदा क्या होगा? अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बीम को देख रहे हैं जो कि इस फिलामेंट से आ रही है और टुवर्ड्स द एनोड जा रही है और स्ट्राइक हो रही है, ये स्ट्राइक कहाँ पे हो रही है? इस स्पेसिफिक रीजन पे। अगर इसको इधर देख लें तो ये जो एरिया आपको इधर नजर आ रहा है, मैं आपको ये ब्लैक मार्क करके बता देती हूँ। ये रीजन, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम आती है और इस जगह पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से अब एक्स-रेज की इमिशन होंगे, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल फोकल स्पॉट। इसको हम कहेंगे एक्चुअल फोकल स्पॉट। फोकल स्पॉट ये रीजन होगा और ये कितना है? ये इतना आ रहा है। कंसिडर करेंगे ये, चलिए भैया मैं छोड़, लेकिन ये जो एरिया हमारे पास आ रही है हमारे पास एक्चुअल फोकल स्पॉट है। अब यहाँ से तो इमिशन ऑफ एक्स-रेज होगी और ये एनोड इस तरीके से पड़ा हुआ है, हमारे पास जो बीम आती है वो टुवर्ड्स द पेशेंट। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट टेबल इधर लाई कर रहा है और पेशेंट उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये जो बीम आ रही है वो पेशेंट की तरफ जाएगी। तो ये जो यहाँ पे बीम आ रही है, यहाँ से स्ट्राइक हो गई है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हो गया एनोड पे टारगेट के साथ, उसके बाद एक्स-रेज की प्रोडक्शन हो गई और एक्स-रेज हमारे पास नीचे की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द पेशेंट। तो ये जो बीम आपको नजर आ रही है, ये जो पेशेंट की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है, अगर आप इसको देखें तो ये स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द बीम। ये जो इफेक्टिव फोकल, ये जो एक्चुअल फोकल स्पॉट का एरिया है, इसके कंपैरिजन में ये छोटी है। ये तो इतना होना चाहिए था, लेकिन इसके एंगल होने की वजह से हमारे पास ये शेप इसकी ऐसे आई है कि ये स्मॉलर है एज कम्पेयर टू दिस रीजन। तो जब इसको मेजर किया गया तो इसको हमने कहा कि ये एरिया स्मॉलर था एज कम्पेयर टू दिस रीजन। इसको हमने नाम दिया इफेक्टिव फोकल
स्पॉट, इफेक्टिव फोकल स्पॉट। और इफेक्टिव फोकल स्पॉट जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल फोकल स्पॉट। अब हमने क्या किया, फायदा क्या हुआ, एक्चुअल फोकल स्पॉट तो हमारे पास लार्जर है, इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं मेंटेनिंग दिस लार्ज एरिया, और हमें क्या दे रहा है, ऐसी बीम जिसका फोकल स्पॉट छोटा है। जो बीम आ रही है हमारे पास वो इतनी बारीक और फोकस्ड है, जिसको इसलिए हमने इसको कहा कि लाइन फोकस। ये लाइन की वजह से कि ये इतनी बारीक और इतनी फोकस्ड होती है टुवर्ड्स द पेशेंट कि उसको हमने इसलिए नाम दे दिया कि लाइन है और फोकस्ड है। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल, इसको ये नाम इसीलिए दिया गया कि हम अगर एनोड को इस तरीके से शेप दे देंगे, एनोड को एक एंगल दे देंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे स्ट्राइक करेंगे तो इस एरिया के बजाय, एक्चुअल फोकल स्पॉट के बजाय, वो हमारे पास जब बीम आएगी वो ऐसे शेप में आएगी जिसका एंगल, जिसको अगर हम मेजर करेंगे तो ये स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू द एक्चुअल फोकल स्पॉट। और ये स्मॉलर एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हाई इमेज रेजोल्यूशन। ये हमारे पास बीम नहीं है, वो फोकस्ड होगी, ये हमें हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ये डाइवर्ज होकर बड़ी बीम नहीं बनाएगी, ये हमारे पास स्मॉलर बीम होगी और स्मॉलर एरिया पे कंफाइनमेंट करके ये क्या आपको प्रोवाइड करेगी, हाई इमेज रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ये लाइन फोकस प्रिंसिपल आपको अगर यहाँ से इतना आइडिया हो चुका होगा कि लाइन फोकस प्रिंसिपल की वजह से हम इफेक्टिव हीट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनोड को किस चीज़ से, डैमेज की वजह से। क्योंकि अगर वो छोटा एरिया एक हाई इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी उस पर और उसी स्पेसिफिक रीजन पे बार बार वो स्ट्राइक करेगी, अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें तो वो क्या होगा, हीट एनोड की वजह, एनोड जो है वो हीट की वजह से डैमेज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया, ये रीजन भी बढ़ गया, रोटेटिंग एनोड भी हो गया, साथ साथ में हमने मेंटेन कर लिया इफेक्टिव फोकल स्पॉट को भी, और वो हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन हमें बेटर प्रोवाइड करेगा। अब एक और चीज़ है जो कि अगर हम बात करें इसके एंगल की, यहाँ पे आपको एक एंगल नज़र आ रहा होगा, ये एंगल आपको इस सरफेस के साथ नज़र आ रहा है। अगर हम इस चीज़ की जगह की बात करें तो ये हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये एंगल ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर हम इसको देखें ना तो ये एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल बढ़ रहा है। अगर हम इसको स्मॉल कर दें तो ये एंगल स्मॉल हो गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की बीम आती है और स्ट्राइक करती है इस रीजन पे, तो यहाँ से जो बीम निकलेगी और इस तरफ जो बीम निकलेगी, आपको एक ऑब्वियस डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जब हमारे पास ये एंगल स्मॉलर होता है तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट स्मॉलर होता है, और जब एंगल बढ़ता है तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट बढ़ता है। हमने स्मॉलर इफेक्टिव फोकल स्पॉट मेंटेन करना है ताकि हमारी इमेज रेजोल्यूशन मेंटेन हो सके, इसीलिए हम एंगल को कम से कम रखते हैं। और इसकी हमारे पास वैल्यू जो रेंज कर रही है वो है तकरीबन 5 से लेकर 20 डिग्रीज तक हम इसकी रेंजेस रखते हैं। तो जितना हमारे पास ये इसका जो एंगल है वो स्मॉलर होगा, हमारे पास इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी स्मॉलर होगा, और हमें इफेक्टिव फोकल स्पॉट स्मॉलर चाहिए। इसका एक आपके पास वो होगा ड्रॉबैक, इसका एक ड्रॉबैक है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट हम स्मॉलर तो मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम FOV मेंटेन नहीं कर सकते। FOV क्या चीज़ है, फील्ड ऑफ व्यू। अगर हम इधर बात कर लें, इस जगह इसी यहीं पे बात कर लेते हैं इसी एरिया की, ये आपको तो इतना पता होगा जब हमारे पास बीम प्रोडक्शन होती है, एक्स बीम आती है, तो वो बिल्कुल एक ऐसे फेन शेप में वो बीम आ रही होती है, ठीक है। फेन शेप एक उसका वो डाइवर्जन एक जो आती है तो वो बिल्कुल ऐसे आ रही होती है, डिस्पर्शन, तो वो डिस्पर्स होती है तो ऐसे हो जाती है। यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी सी कम डिस्पर्स होगी, ठीक है। ये ऐसे कम स्प्रेड होगी, ये ज़्यादा स्प्रेड होगी। अगर हम इस दोनों की कंपैरिजन करें तो ये अगर हम इस लार्जर को देखें तो ये इट कैन कवर अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। ये अगर हम जनरल रेडियोग्राफी करें तो ये इजीली उस पूरे एरिया को कवर करेगा, लेकिन अगर हम इसी को यूज़ कर ले जनरल रेडियोग्राफी के लिए तो इसका फील्ड ऑफ व्यू तो बहुत छोटा होगा, वो हमारे एरिया को कवर ही नहीं कर पाएगा। हमारे पास जो एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी वो उस स्पेसिफिक रीजन, जो एरिया हमारा रीजन तो बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए एरिया जो फील्ड ऑफ व्यू इस बीम की है वो कम होगी।
इसकी जो एरिया है वो कम होगी और पेशेंट का फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास इफेक्टिव फोकस स्पॉट अगर हम स्मॉलर रखते हैं, स्मॉल एंगल रखते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन, इमेज रेजोल्यूशन तो हाई रह जाती है, लेकिन हम एफओई मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो जनरल रेडियोग्राफी के लिए हम इसको इजीली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज होती है, तकरीबन 55 सेंटीमीटर हमने एरिया कवर करना होता है, और उसके लिए हमें ये जो एंगल है वो बड़ा रखना होगा, और हमें इफेक्टिव फोकस स्पॉट को थोड़ा सा लार्जर रखना होता है।